स्वागत है आपका बिगोस प्रेजेंट टिकट के दावेदार में। मैं हूं शकील बागमारे। 2023 विधानसभा चुनाव के चलते आज मेरे साथ कांग्रेस आकांक्षी, शहर के मशहूर, काबिल और हमेशा विवादों में फंसे रहना उनका शौक समझिए या क्या है, उनसे ही जानते हैं। कादरी सैयद आसिफुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका मेरे स्टूडियो में स्वागत है सर। चलिए इस वक्त आसिफुल्लाह कादरी साहब से कुछ मीठे और कुछ तीखे सवाल करते हैं। तो सर हमें पहले ये बताइए, आप मशहूर वकील हैं, आप पर कई विवाद होते रहते हैं या आप विवादों में फंसते रहते हैं। हम पहले वो सवाल नहीं करेंगे। आप एक्चुअली आपके शौक और आपकी दिलचस्पी किस में है? मैं बी न्यूज़ नेशन का आभारी हूँ कि आज आप अपने चैनल में बुला करके आज मेरे साथ चर्चा के इशू बनाए। मेरे इशू पर मैं बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए से बीजापुर की माँ जनता को सलाम और नमस्ते करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे अपने डिबेट में बुलाए हैं। मैं आपका सवाल और एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके शौक और आपकी दिलचस्पी किस में है? मेरा शौक बचपन से, देखिए मैं अंजुमन कॉलेज हाई स्कूल से लेकर के अब तो LLB अंजुमन कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। हमारे शौक स्पोर्ट्स में और पॉलिटिक्स में, बचपन से ही मेरा शौक पॉलिटिक्स में और सामाजिक चटवटिके में मेरा बचपन से ही इन्वॉल्वमेंट है। मतलब सामाजिक सोशल एक्टिविटीज में। तो ये बताइए, आप इस वक्त कांग्रेस के टिकट आकांक्षी हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो लगता है कि आप कांग्रेस टिकट के हकदार हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी तारीफ या मेरा इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज बीजापुर को कहीं भी इमरजेंसी, जैसा हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कैजुअलिटी के वक्त में जब 108 एम्बुलेंस या एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत है, उसी तरह लीगली बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली इन सिटी, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जनता को कभी भी किसी वक्त, रात के 2 बजे हो या सुबह में हो, इमरजेंसी की अगर किसी को लीगल ज़रूरत पड़ती है तो हर ज़बान पर कादरी एडवोकेट का नाम है। यही अल्लाह की सबसे बड़ी मेरे लिए इनाम है कि मैं हर एक के दिल में और हर एक की ज़बान पर हूँ। अच्छा, आप कब से सियासत में आए और कब से जुड़े हुए हैं? मैं देखिए स्टूडेंट लाइफ में 1996 में जब मेरा SSLC कंप्लीट हुआ ना, 97-98 में मैं PU कॉलेज में जब था तो उस वक्त भी मैं ABVP का सेक्रेटरी था। उसके बाद मैं नेहरू युवा केंद्र में मैं वॉलंटियर भी 2-3 साल किया हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में बाद में डिग्री कॉलेज में NSUI का मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और कॉलेज के ज़माने से ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। मतलब कांग्रेस में कब से आए आप? कांग्रेस में मैं 1998 के बाद में मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। 14-15 साल से आप? हाँ, मिनिमम 15 to 16 ईयर्स मैं कांग्रेस के साथ। मान लीजिए आपको टिकट मिलता है तो आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? मेरा सबसे पहले चुनावी एजेंडे में सबसे बहुमुख्य काम ये है कि बीजापुर सिटी में ये जो अभी प्रेजेंट सिटी MLA जो एक जातिवाद का जो बीज लगाए हुए हैं, ये बीज को जड़ से उखाड़ना मेरा सबसे पहला काम है। बीजापुर को पहले वाला बीजापुर बनाने का मेरा एक सोच है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जिस तरह से मुहर्रम और दिवाली मिलकर मनाते थे, उसी तरह से वही भाईचारा पहले कायम करना। उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से डिग्री कॉलेज तक फ्री एजुकेशन, बच्चे के एडमिशन किसी भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर बच्चे की एडमिशन हो रही है तो डिग्री अप टू डिग्री तक उसको किसी किस्म की फीस ना भर पाए, ऐसा मैं एक प्लान और प्रोजेक्ट लाने की ये मेरी कोशिश रहेगी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बीजापुर सिटी का जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना मेरा एक मिशन है। जो आप PUC की बात कर रहे हैं बच्चों को, ये प्राइवेट स्कूल में कैसे इसको आप ला सकते? वही तो, जब मैं अगर मेरा इन केस इंशाल्लाह अगर मेरा टिकट फाइनल हुआ और जनता के आशीर्वाद से अगर मैं चुन के आया तो शासन का काम ही है नियम बनाना। मतलब आप MLA बन के ला सकते हैं? MLA अगर मैं बन गया
तो Full cost. सबसे टॉप प्रायोरिटी काम वही है, फ्री एजुकेशन। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही वही है कि वो कानून को बनाए, ब्यूरोक्रेट्स का काम है वो कानून को इम्प्लीमेंट करे। फिर हम जब असेंबली में जा कर के अगर कानून ना बनाएंगे तो फिर जाने का मतलब ही नहीं है। जहाँ तक आपका जवाब है, आप ये कहना चाहते हैं कि आप धर्म की सियासत ना करते हुए विकास की सियासत यस, बिल्कुल। मेरा एक ही एजेंडा है, अभिवृद्धि के नाम पर वोट मांगना और अभिवृद्धि के नाम पर ही काम करना। ये बताइए कि सियासत की तौर पर देखे जाए तो आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे देखकर जनता अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको वोट करे? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे काम का सर्टिफिकेट मैं जनता से ही लिया हूँ। एक शिवाजी सर्कल की दरगाह थी जो 2016 में इलीगली एडमिनिस्ट्रेशन डेमोलिशन कर रहे थे, उस वक्त मैं डेमोलिशन को रोका। खुदा नवाज मस्जिद की डेमोलिशन का प्रोसेस का रोकने में मैक्सिमम काम मैंने ही किया। उसके बाद में कई मनगुली बेस की जो मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा था, वहाँ पर सिटी एमएलए कोर्ट के ज़रिए से रोकने की कोशिश की है। वहाँ पर मैं अदालत के ज़रिए से ऑर्डर दिला करके मस्जिद का इफ्तिताह किया। ये माइनॉरिटीज़ के लिए, जहाँ पर मेरे हिंदू बिरादर हैं उनके लिए मैंने कई ऐसे काम किए हैं। जैसे कोविड के टाइम पर कई लोगों को हॉस्पिटल को एडमिट करवा करके, चाहे वो बीएलडी हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे अलमीन हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड कलर, कई लोगों के हमने लाशों को कोविड में जिनका फिनरल था वो फिनरल सेरेमनी हमने अदा की है। हिंदू स्मशान में गए हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में गए हैं और ऐसे अनगिनत डेवलपमेंट सिटी में काम किए हैं। दूसरी चीज़, बीजापुर के जो सिटी एमएलए हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि आई एम द फिट पर्सन टू कॉम्पीट द एमएलए इलेक्शन। उन्होंने उनकी हर वो गैर कानूनी काम को मैंने पर्दाफाश करके बीजापुर की जनता के सामने लाया, तो उन्होंने मेरे ऊपर कई सारे मुकदमे दायर किए हैं। वो आपके चैनल में भी कई बार टेलीकास्ट हुआ है, कई बार। और इतना नहीं बल्कि मैं एक ही कर्नाटक स्टेट में एडवोकेट हूँ जिसके पॉलिटिकल प्रेशर पर एक्सट्रीमेंट प्रोसीडिंग्स भी मेरे ऊपर हुए, तड़ीपार भी मुझे किया गया। तो मुझे तड़ीपार करना का मतलब यही है कि सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ जो है मेरी कंपटीशन पर बौखला गए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना, कंसिडरेशन करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आजकल आप सिटी एमएलए के खिलाफ बात नहीं करते, क्या शहर का विकास हुआ है या आपका और उनका साथ समझौता हुआ है? नहीं, देखिए, ना तो शहर का विकास हुआ है और ना ही यत्नाड़ बसनगौड़ा पाटिल के साथ मेरा कोई समझौता है। क्योंकि वो आसिफ कादरी जो हर बात पर एमएलए की जो गलतियां थी, जो मुसलमानों के खिलाफ अगर एमएलए बोलते थे तो वो आसिफ कादरी आ जाता था उनके खिलाफ, मगर कई दिनों से कहीं भी आसिफ कादरी उनके खिलाफ बात करते हुए दिखाई नहीं देता। क्योंकि देखिए, एमएलए के खिलाफ अगर पॉलिसी मैटर्स के ऊपर अगर डिस्कस करना है तो आई एम एवर रेडी, मैं कभी भी उनके खिलाफ मैं पॉलिसी, मगर एमएलए जो काम कर रहे हैं उसके आज बीजापुर की जनता भी उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता आन पड़ी है। क्योंकि वो खुद अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब एमएलए जो भाजपाई गुंडे आज भाजपाई पार्टी में गुंडे शामिल हो रहे हैं। जो बसनगौड़ा का काम था वो साइलेंट सुनील और रवि जैसे लोगों को बीजेपी वाले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ये है, बीवाई विजेंद्र के करप्शन को उजागर करने में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ कर रहे हैं काम। येडियुरप्पा की गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़। और गवर्नमेंट 2,500 करोड़ रुपए में बीजेपी वाले जब सीएम बना रहे हैं बोल के, ये बसनगौड़ा का स्टेटमेंट है, जब बीजेपी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है बोल करके जो डिक्लेरेशन बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ कर रहे हैं, तो मैं यत्नाड़ के खिलाफ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। विकास की बात यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को, एक धर्म को टारगेट किया जाता है, तो जब कादरी वकील बाहर आते थे बोलते थे, मगर इस बीच कई आपने 6-7 महीने से देखा होगा कि कादरी वकील कहीं दिखाई नहीं देता, गायब है। नहीं, गायब नहीं है। मैं जो है एक, क्या आपका उनका कोई समझौता हो गया? कुछ भी समझौता नहीं है। आज भी हम बसनगौड़ा के पॉलिसी के खिलाफ हम कभी भी तैयार हैं, बट बसनगौड़ा का एक
आपको क्लियर एजेंडा बताता हूँ, वो सिर्फ जबान से हिंदुत्ववादी का काम कर रहे हैं। इंटरनली बीजापुर में वो सारे मुसलमानों के साथ गुप्त वार्ता भी कर रहे हैं, ऐसा हमारे को इन्फॉर्मेशन है। नहीं, आपसे कोई गुप्त वार्ता हुई है नहीं, क्या? हमारे साथ कोई गुप्त वार्ता, क्योंकि मैं ही उनका एक प्रबल कॉम्पिटिटर हूँ वही आप ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल बनता देखिए, है। चर्चा का इशू ये नहीं है कि मैं अगर खुल के बात करूंगा तो ही खिलाफ हूँ। आज बसनगौड़ा को अगर कोई गिरा सकता है बीजापुर सिटी से, तो वो सिर्फ मैं गिरा सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब 2014 में देखा होगा आपने, बीजापुर में फसादात हुए, उन मामलों में भी एमएलए एंड एमएलए टीम को आप बरी हो चुके हैं, आप जानते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, वो केस में बिकॉज उस केस का भी मैं आपको एक माध्यम के जरिए से क्लियर करता हूँ। उस वक्त भी कंप्लेंट मैंने ही लिखा था, मगर जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं दे टर्न हॉस्टाइल इन द कोर्ट। वो कोर्ट में, अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो कोई मौके वारदात पर जो आई विटनेसेस थे वो कोर्ट में हॉस्टाइल होने के बाद में अदालत हॉस्टाइल विटनेस को कंसिडर ना करते हुए उनको बरी की है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरिट्स पर बरी हुए हैं। नो डाउट वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड ओबे द कोर्ट ऑर्डर। अदालत ने जब उनको बाइज्जत बरी की है तो हम वो ऑर्डर को तस्लीम करना ही पड़ता है। बट जो प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजक विटनेसेस थे, ये वो विटनेसेस और वो विक्टिम कंप्लेनेंट जो थे, ये उन लोगों का काम था कि वो सरकारी विटनेसेस और कंप्लेनेंट का काम था कि वो अपने केस को स्टैंड करें और अदालत में सच्चाई को पेश करें। चलिए बताइए, कादरी वकील एक पॉलिटिशियन है या समाज सेवक या रउडी या सिर्फ एक अच्छे वकील? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था, फिर मेरी आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी के मैं एडवोकेट का प्रोफेशन स्टार्ट किया। मुझे समाज के ये जो इलीगैलिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ जो सोसाइटी में गरीबों का जो जुल्म और तशद्दुद, गरीबों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद चल रहा था, उस वजह से मैं सोसाइटी में आकर के सोसाइटी के पब्लिक को हेल्प करने की नीयत से मैं जो काम किया, तो लोगों ने मेरी रिकग्नाइज करने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं लोगों की और ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बागवान मार्केट को जब जबरन हर्षा शेट्टी कमिश्नर और बसनगौड़ा पाटिल अतनाड़ हटाने की कोशिश किए थे, उस वक्त मैं ही वो वाहिद शख्स था जो सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक रेजिस्टेंस किया कि बागवान मार्केट को ना खाली किया जाए। इवन उस वक्त मैंने हर्षा शेट्टी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई। जहाँ तक मेरी सोच और जहाँ तक मेरी ताकत का काम था, मैंने उतना किया। तो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मैं ही एमएलए हो गया तो गरीब और पसमानदा जो लोग हैं उनकी बेलौस मैं खिदमत कर सकता हूँ। इस वजह से मैं पॉलिटिक्स में स्टेप इन किया हूँ। चलिए ये बताइए, आप पर क्यों राउडी शीटर का टाइटल लगाया गया? देखिए, राउडी शीटर ना तो मैं किसी का रेप किया हूँ, गैम्बलिंग का या ओसी मटका या मन्ना या गैम्बलिंग या कोई ऐसा हीनियस क्राइम का कोई मेरे ऊपर एफआईआर भी नहीं हुआ, और ना तो मैं कन्विक्टेड हूँ। ये मेरे ऊपर राउडी शीटर बनाने में प्रीवियस एमएलए और प्रेजेंट एमएलए का एक्टिव रोल है, क्योंकि जब कभी भी मैं आडಳಿत सरकार और आडಳಿत पक्ष जो है गरीबों के ऊपर जुल्म करती है तो उनके खिलाफ मैं मजलूमों की आवाज़ बन करके लड़ा हूँ। इस वजह से मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं वो प्रोवोकेशन ऑफ स्पीच के हैं और एमएलए और सरकार के खिलाफ भाषण करने के केसेस हैं। वो केस का रेफरेंस लेते हुए मुझे राउडी शीटर में इंक्लूड किया गया। उस राउडी शीटर का रेफरेंस लेते हुए तड़ीपार, उसी राउडी शीटर का रेफरेंस लेके आपको तड़ीपार किया गया। अब फिलहाल तो आप तड़ीपार नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक तड़ीपार एक्सट्रीमेंट प्रोसीडिंग्स जो है ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अथॉरिटी के अदालत में किया गया हुआ एक तरफा ऑर्डर था। वो ना तो मेरी सुनवाई हुई वहाँ पर, ना तो मेरे एविडेंसेस को देखा गया। दूसरी चीज़, वहाँ पर लोकल एमएलए के इन्फ्लुएंस के ऊपर वो ऑर्डर किया गया, बट जुडिशियल अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको उस आदेश पर स्टे लगा करके मुझे वापस बुलवा दिया। चलिए ये बताइए, क्या आपको सियासतदान आपका इस्तेमाल करते हैं या आपसे प्यार? देखिए, मैं सियासतदानों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि
पॉलिटिशियंस का काम ही है यूज एंड थ्रो, बट मेरा काम ये है कि मैं पॉलिटिशियंस को एक ही मैसेज पास करता हूँ, वो है जब कभी भी जहाँ कहीं भी गरीबों, मजलूमों और ओबीसी और माइनॉरिटी दलित्स, इन पर जब कभी भी कोई किस्म की तकलीफ होगी तो चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो, हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका कहना है साफ साफ के सियासतदानों ने आपका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। पिछली बार कांग्रेस की हार की वजह आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें। पिछली बार जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की डिफीट का एक सबसे बड़ा रीज़न कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ हमारा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे वोटर लिस्ट के मातहत वोटिंग नहीं, पोलिंग का परसेंटेज जो है, कारपोरेशन की पोलिंग परसेंटेज और असेंबली पोलिंग परसेंटेज चेक किया गया, अगर बोले तो 56% वोटिंग हुआ हमारा कुछ इलाकों में, जहाँ पर कारपोरेशन इलेक्शन में 85-86% वोटिंग होती है, वहीं पर असेंबली इलेक्शन में 56-55% हुआ। और हार जो भी है वो इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल हार, ये पॉलिटिकल हार नहीं। मैं जहाँ तक देखता हूँ 70,000 वोट ही वाज टेकन, डिफीटेड कैंडिडेट अब्दुल हमीद मुशर्रफ। परसेंटेज कम होने की वजह क्या? परसेंटेज कम होने की वजह से एक आपसी नाइत्तेफाकी, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी लीडर्स की आपसी नाइत्तेफाकी, और कांग्रेस के दिग्गज लीडर जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया सिटी में। ना वो प्रचार को आए, ना वो कांग्रेस के कैंडिडेट को पावरफुल बैकअप दे करके उसको चुनकुलाने के लिए कोई मेहनत की। वो चाहे भागीवाड़ी एमएलए शिवानंद पाटिल साहब हो, चाहे इंडी एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल साहब हो, चाहे बबलेश्वर एमएलए एमबी पाटिल साहब हो, चाहे देवरिपर की डिफीटेड कैंडिडेट हो, कि कोई भी आटो डिस्ट्रिक्ट, आटो मत क्षेत्र के 7 एमएलए, 7 मत क्षेत्र वाले किसी ने भी सिटी एमएलए को बैकअप नहीं दिया। इस वजह से हार का सामना करना। ठीक है, ये बताइए मकबूल बागवान का जो पिछली बार टिकट कट हुआ उसकी वजह क्या है? देखिए, वो उनका टिकट कट होना, दो चीज़ें हैं उसमें। एक, कांग्रेस का पॉलिसी डिसीजन, ये हाईकमांड तय करती है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, पहली बात। और दूसरा रीज़न, उनकी 5 साल की कार्यावधि में उन्होंने डेवलपमेंट के बजाय अपने वैयक्तिक इंटरेस्ट को प्रिवेल किया, और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हीं को उन्होंने बैकड्रॉप सपोर्ट किया, बजाय इसके माइनॉरिटीज़ को उन्होंने सपोर्ट करने के बजाय और कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करने के बजाय उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के नतीजे में उनका टिकट कटवाया गया। यही मानते हैं। चलिए ये बताइए, आपका सियासती गॉडफादर कौन है? जाहिर सी बात है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल गॉडफादर एमबी पाटिल। मतलब आपका भी एमबी पाटिल ही मान के चलते हैं? यस। चलिए, आपके बयानों से जनता को फायदा होता है या आपको? मेरे जहाँ तक बयान हुए हैं उससे जनता को फायदा हुआ है, परेशानी मैं उठा रहा हूँ, मगर मैं जनता के लिए, मैं अपने आप को, चाहे वो जेल हो, चाहे मुझे सूली पर चढ़ाए, मैं बीजापुर की पब्लिक की खिदमत आखिरी सांस तक मैं करता रहूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही नोबल प्रोफेशन है। आई एम बाय प्रैक्टिसिंग एन एडवोकेट हु द मीनिंग ऑफ एडवोकेट इटसेल्फ शोज दैट आई एम एवर रेडी टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस टू सोसाइटी एंड नीडीज। मतलब आपके बयानों से जनता को फायदा हुआ है और आपको नुकसान हुआ है, आपका मानना है। चलिए, आप मान लीजिए अगर टिकट आपको नहीं मिलता, आप टिकट के रेस में नहीं है, तो जब उस वक्त किसको टिकट मिलना चाहिए? वो पार्टी हाईकमांड डिसाइड कर सकती है। हमारी उम्मीदें और हमारी सोच पर पार्टी की पॉलिसी नहीं बनती, तो पार्टी हाईकमांड। मतलब आपका भी कोई लीडर होगा, ऐसा लगे कि आप इस बंदे को टिकट देना चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलता तो इसको तो दो, ऐसे कोई बात होगी? अगर मेरा आपके चैनल के जरिए से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछ रहे हैं, तो मेरा पर्सनल वैयक्तिक ओपिनियन से मैं अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को प्रेफर करता हूं, बट इट ऑल लेफ्ट टू एमबी पाटिल एंड हाई कमांड कांग्रेस। चलिए, आखिरी सवाल, आप जनता को अपने तौर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, दीजिए। आज मैं बीजापुर की जनता को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में इस बार अगर हम हमारी नुमाइंदगी खोलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी लीडरशिप 5 साल नहीं बल्कि 50 साल खत्म होने की कगार पर है। इसलिए मैं बीजापुर की जनता को बी न्यूज़ नेशन के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं
कि सेकुलरिज्म को प्रिवेल करना है तो बसनगौड़ा पाटिल यत्नावल को डिफीट कराना है, और दूसरी चीज़ कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक जैता होकर के चाहे टिकट किसी को भी मिलो, अमंग्स 27 टिकट चाहे किसी को भी मिलो, जिसको टिकट मिलेगा सारे बेलौस होकर के एक साथ एकजुट होकर के काम करके कांग्रेस पार्टी की जीत और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के काम करें। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम भी आपको शुभकामना देते हैं कि आप जनता के सेवक बन के रहे। तो चलिए, अगले बार फिर मिलते हैं एक नए आकांक्षी के साथ। तो जब तक देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।